अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। पाकिस्तानी अदब से आज एक पश्तो अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे तहरीर किया है जनाब दुर मोहम्मद कासी ने और उसका तर्जुमा किया है अफजल मुराद साहब ने। अफसाने का उन्वान है 2035। 16 साल खुश शक्ल दराज कामत खूबसूरत नौजवान अकमल खान अपनी 14 साल नौजवान बहन जरलश्ता के साथ शाखा नामी गांव से, जो कोयटा चमन रोड से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है, पक्की सड़क तक पैदल पहुंचा। उन्होंने यह 8 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया। जब अकमल कच्ची सड़क से पक्की सड़क के किनारे पहुंचने के बाद बस के इंतजार में काफ़ी वक्त गुजार चुका, तो जरलश्ता ज़्यादा इंतजार से तंग आ गई। एक तरफ गुर्दों में दर्द, फिर बस के इंतजार की तवील घड़ियां, और दूसरी तरफ बोल्दक की तरफ से उड़ती हुई सुर्ख रेत। इतनी सर्द हवा के जनवरी के महीने में इस वसी मैदान में एक लम्हा ठहरना अजाब से कम नहीं था। जब जब इस सर्द हवा ने जरलश्ता के चेहरे से हिजाब हटाया, तो अकमल ने इस बेपर्दगी के रद्द अमल में बार बार आंखों ही आंखों में नागवारी का इजहार किया। जरलश्ता समझती थी कि इन नागवार नजरों का मतलब क्या है, इसलिए वो फौरन अपने सुर्ख सुर्ख गालों पर हिजाब खींच लेती और धीमे धीमे दिल ही दिल में बड़बड़ाती। 2 मरतबा तो अकमल ने इस मंजर को ठंडे दिमाग से बर्दाश्त किया, लेकिन जब तीसरी मरतबा सर्द और ठंडी हवा ने जरदश्ता के चेहरे से हिजाब हटाया, तो उसने अकमल के खौफ से फौरन पर्दा किया और खुद से फिर कुछ कहने लगी। अब तो अकमल का सब्र खत्म हो गया और वो इंतहाई गुस्से में अपनी बहन से मुखातिब हुआ। ये तुम खुद ही क्या बड़बड़ कर रही हो? मैं कहता हूँ कि चेहरा छुपाओ और तुम बड़बड़ा रही हो। सरलश्ता भाई की इस बात से खफा होकर कहने लगी, खुद तो इतने सुकून से खड़े हो, जरा थोड़ी देर के लिए मेरी चादर ओढ़कर इस सर्द हवा में खड़े हो जाओ, फिर मानूं। फिर क्यों पर्दा करूं? किससे पर्दा करूं? कोई पत्थरों और झाड़ियों से भी पर्दा करता है? इस सहरा में तुम्हारे सिवा कौन है जो मेरा मिट्टी और रेत से आलूदा चेहरा देखेगा? अकमल ने जब बहन की बात सुनी तो इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सुनसान सड़क, ताहद्दे निगाह जब उसे कोई शख्स नजर न आया तो शर्मिंदा हुआ। अब उसकी बारी थी कि वह खुद ही बड़बड़ाए। किसी ने खूब कहा है कि कहर दरवेश बर जाने दरवेश। दोनों ने एक मर्तबा फिर चमन की तरफ से आने वाली लंबी सड़क को गौर से देखना शुरू किया। बहुत दूर से एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। दोनों तवील इंतजार से उकता गए थे, इसलिए जरलश्ता अपने भाई से पूछने लगी, ये कमबख्त बस आज क्यों नहीं आ रही? सांप की तरह ये टेढ़ी सड़क मुझे डसने को आ रही है। आखिर कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? मुझे क्या खबर कि आज कौन सी आफत आ गई है। इस सड़क पर तो बसों की लाइन लगी रहती थी। अगर तुम चाहो तो इस ट्रैक्टर पर कहीं तक सफ़र न कर लें? अकमल ने बड़ी बेजारी के साथ अपनी बहन से कहा। ये सर्द और चुभती हुई हवा और जरलश्ता का ये कमज़ोर और बीमार वजूद, शाखा गांव से यहाँ तक का पैदल आना और तवील इंतज़ार ने इससे कुछ कहने की सकत भी छीन ली थी, जिसकी वजह से जरलश्ता बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना कह पाई, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और थक हार कर सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर पर बेजारी से बैठ गई। अकमल हैरान था कि आज ट्रैफिक क्यों बंद है। वो एक ट्रैक्टर जो दूर से भेड़ की रफ्तार से आ रहा था, अभी तक बहुत दूर था। अकमल दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि ट्रैक्टर पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस वसी सहरा में किसी और तरफ को न मुड़ जाए। ट्रैक्टर जब खरामा खरामा उनके नज़दीक पहुंचा तो अकमल बहुत खुश हुआ। जल्दी जल्दी अपनी चादर लपेटकर दोनों हाथों से अपनी पगड़ी ठीक की और सड़क के किनारे पहुंचा। ट्रैक्टर को हाथ के इशारे से रोका। ट्रैक्टर ड्राइवर ने अभी तक ब्रेक पर पाँव नहीं रखा था कि अकमल बोल पड़ा, हम यहाँ काफ़ी देर से खड़े खड़े थक चुके हैं, कहीं तक पहुँचा दोगे? मेरी बहन सख्त बीमार है, उसे अस्पताल पहुँचाना है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने शोर की वजह से अकमल की बात न सुनी। हाथ के इशारे से अकमल से कहा, क्या कह रहे हो भाई? अकमल ने फिर इससे कहा, भाई हमें कहीं तक पहुँचा दोगे? ड्राइवर ने इशारे से कहा, पीछे ट्रॉली में बैठ जाओ। अकमल ने जल्दी से जरलश्ता से कहा, जल्दी करो वरना मालूम नहीं आगे क्या होगा। वो दोनों बड़ी मुश्किल से ट्रॉली में सवार हुए। जरलश्ता जिस वक्त ट्रॉली में सवार होने लगी थी तो हिजाब फिर खिसक गया। अकमल ने फिर उसे नागवार आंखों से देखा। जरलश्ता ने अकमल की नागवार नज़रों का जवाब बड़बड़ाने से दिया, ख्वार हो तुम मर्द लोग, औरत बेचारी अगर आसमान तक पहुंच जाए फिर भी हिजाब में होगी, चाहे ट्रैक्टर पर तेजी से चढ़ने में बेचारी के दांत निकले या पैर टूट जाएं, मर्दों को कोई परवाह नहीं। अकमल ने ट्रैक्टर की शोर की वजह से जरलश्ता की बात पूरी नहीं सुनी और फिर
उसने ये मुनासिब नहीं समझा कि एक अजनबी ड्राइवर के सामने वो अपनी बहन से बहस करे, इसलिए इसने सुनी अनसुनी कर दी और ट्राली के ऊपर चढ़कर ड्राइवर के नज़दीक होते हुए उससे पूछा, ए भाई, ये आज कौन सी आफत आ गई है कि ना कोई बस ना कोई गाड़ी। ड्राइवर ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम? अकमल ने इशारे से कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आज पूरे इलाके में पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजन ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की है। अकमल ने पूछा, अच्छा, तो तुमने हड़ताल क्यों नहीं की? ड्राइवर ने ट्रैक्टर चलाते हुए एक मर्तबा टूटी फूटी सड़क को देखा और फिर अकमल को हैरत और गौर से देखा। वो हैरान था कि इस नौजवान को क्या जवाब दूं। बस सिर्फ इतना कहा, ए भाई, खान के बागात बंद का पानी बहा कर ले गया है। फ़ोन किया है कि ज़रूर पहुंचूं, इसलिए जा रहा हूं। खुदा का गज़ब, इस सर्दी के मौसम में इतना ज़बरदस्त सैलाब पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। जरलश्ता, जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में बैठी काफ़ी देर से ना तरस ठंडी हवा और ट्रैक्टर ट्रॉली के झटकों का मुकाबला कर रही थी, अब उस पर सर्दी और गुर्दों के दर्द की वजह से कपकपी तारी हो गई थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था। एक तरफ सर्दी से दांत बज रहे थे और दूसरी तरफ ज़्यादा झटकों की वजह से गुर्दों में सख्त दर्द होने लगा था। उसने दोनों हाथों से अपनी कमर दबा रखी थी। नाक और गाल इतने सुर्ख हो चुके थे, लगता था खून टपक रहा है। ज़्यादा दर्द की वजह से अब वो अपने होशो हवास में न थी। उसका हिजाब हट चुका था, चेहरा साफ नज़र आ रहा था। अचानक जब अकमल की नज़र इस पर पड़ी तो इंतहाई गुस्से में अपनी बहन से मुखातिब हुआ, बेशर्म, 1000 मरतबा तुमसे कहा है कि चेहरा हिजाब में रखो, अच्छी तरह पर्दा कर लिया करो। अब अगर इस अजनबी शख्स ने तुझे देख लिया तो क्या कहेगा? जरलश्ता ने कराहते हुए अपने भाई को नज़दीक आने का इशारा किया। भाई, जो ड्राइवर के पीछे ट्रॉली में खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और करीब आया। जब उसकी नज़र जरलश्ता के जर्द चेहरे और खुश्क होंठों पर पड़ी तो हैरान रह गया। घबराकर जल्दी से अपनी बहन से पूछा, क्या बात है, क्यों कांप रही हो? तुम खाक मेरा इलाज करोगे? ट्रैक्टर के उछलने की वजह से अब मेरे गुर्दे फट रहे हैं। दर्द से कराहते हुए उसने भाई से कहा, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, ट्रैक्टर रोक दो, मैं उतरना चाहती हूँ। अकमल पहले तो हैरान हुआ कि मैं क्या करूँ, फिर कुछ सोचने के बाद अपनी बहन को तसल्ली दी, बस ज़रा सा सब्र करो, अब हम कोजिक की चोटी तक पहुँच गए हैं, हम बहुत जल्द किला अब्दुल्ला पहुँचने वाले हैं। जरलश्ता फिर दर्द से कराहने लगी। वो जानती थी कि अकमल से मज़ीद बात करना फजूल है, क्योंकि वो भी मजबूर था, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जरलश्ता को इस पुराने ट्रैक्टर और टूटी फूटी सड़क के झटकों का नामालूम वक्त तक सामना करना था। शाम की स्याही फैलते ही वो किला अब्दुल्ला पहुंचे। ट्रैक्टर का ड्राइवर जब चमन रोड कोयटा पर सीधे हाथ को कच्ची सड़क पर उतरा तो अकमल को नज़दीक आने का इशारा किया। अकमल जब नज़दीक गया तो ड्राइवर ने कहा, नौजवान, मैं इस रास्ते खान के घर जा रहा हूँ, रात होने वाली है, कोयटा की तरफ कोई ट्रैफिक नहीं जा रही। होटल वाले ने बताया है कि आगे रास्ते में सैयद हमीद के पुल पर पानी चढ़ आया है, इसलिए सुबह तक कोई रास्ता नहीं। अगर मेरी मानो तो मेरे साथ चलो, हमारे खान अच्छे पश्तून हैं, आप और बहन वहाँ रात गुजार लेना। अकमल ने अपनी बहन से भी मशवरा करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और ख़ुद फैसला करते हुए ड्राइवर से कहा, अच्छा तो चलो। अब इस अंधेरी रात में वो कहाँ जाते, नौजवान बहन को कहाँ ले जाता? होटल में जवान बहन के साथ ठहरना भी एक बहुत बड़ा ताना था, इसलिए उसने ड्राइवर को खान के घर की तरफ चलने का इशारा किया। इसके साथ ही ट्रैक्टर पक्की सड़क से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ा और चंद लम्हे बाद ट्रैक्टर सीधा खान के हुजरे के सामने आकर रुक गया। खान का नौजवान, खूबसूरत और तालीम याफ्ता बेटा नई क्लाशनकोफ हाथ में लिए हुजरे के बड़े दरवाजे में अपने दोस्तों समेत खड़ा था। उसने बड़ी मोहब्बत के साथ मेहमानों को खुशामदीद कहा और ड्राइवर को इशारा किया कि उसकी बहन को घर के अंदर ले जाए। रात को अकमल ने खान के बेटे को तमाम हालात से आगाह किया कि वो बहन को गुर्दों के इलाज के लिए शाखा गांव से कोयटा ले जा रहे हैं। ये 30 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने पूरे दिन में तय किया। सर्दी और ट्रैक्टर की वजह से बहन की बीमारी में और इजाफा हुआ। कल अल्लाह जाने कि वो पुल ट्रैफिक के लिए खुल जाए या नहीं। अगर कल रास्ता नहीं खुला तो मजबूरन गांव वापस जाना पड़ेगा। मरना है तो मर जाए, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? खान के बेटे ने कहा, आप लोगों के इस मसले पर बाद में गौर करेंगे। इस वक्त डिश पर बहुत ज़रूरी प्रोग्राम आ रहा है, मैं पहले वो देखना चाहता हूँ। ए खैरू, ज़रा BBC या CNN लगाओ, 9 बजने वाले हैं। आज 15 जनवरी है। दुनिया के 250 खुशनसीब इंसान ठीक 9 बजे चांद पर कदम रखने वाले हैं।
خیرو جلدی کرو، یہ منظر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چینل لگا دیا گیا۔ واقعی مصنوعی سیارچہ تھا، آسمان تھا۔ سیارہ آہستہ آہستہ چاند کی سطح پر اترا۔ نیچے زمین پر ناسا کے کنٹرول روم پر انسانوں نے اپنی کامیابی پر تالیاں بجائیں۔ خان نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت تالیاں بجائیں اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی بکنگ کراؤں۔ ٹکٹ چاہے جتنے کا بھی ہو، کوئی پرواہ نہیں، میں پورے علاقے میں پہلا شخص ہوں گا جو چاند پر قدم رکھے گا۔ اکمل جو یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ اور سن رہا تھا، اسے یہ سب کچھ مذاق لگ رہا تھا یا شاید کوئی ویڈیو گیم۔ چاند سے جب مسافروں نے زمین کو دیکھا تو زمین انہیں فٹ بال کی طرح چھوٹی نظر آئی۔ اکمل کو نہ اپنی آنکھوں پر یقین آیا، نہ ان لوگوں کی باتوں پر۔ اس لیے اس نے خان سے پوچھا، چاند تو بہت دور آسمان میں ہے، وہاں کوئی شخص کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں تو یہ نہیں مانتا۔ خان نے اس سے کہا، اکمل خان، ویسے تو پہلے انسان جس کا نام نیل آرمسٹرانگ تھا، اس نے 1969 میں چاند پر قدم رکھا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک انسان نے بہت ترقی کی ہے۔ یہ باقاعدہ مسافر ہیں اور یہ باقاعدہ پہلی پرواز ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کے سیاح اپنی خواہش کے مطابق چاند پر آئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اسی لیے وہ یہ سب کچھ پوری دنیا میں لائیو دکھا رہے ہیں۔ خان کا بیٹا جتنا بھی اکمل کو سمجھاتا رہا، وہ ماننے سے انکار کرتا رہا۔ کوئی اسے کیسے یقین دلا سکتا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی زمین پر آج بھی 30 کلومیٹر کا فاصلہ پورے دن میں ایک عذاب کی طرح طے کیا تھا۔ سڑک، ٹوٹا ہوا پل پانی بہا کر لے گیا تھا۔ پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف ٹریفک کی ہڑتال تھی اور وہ اپنی بیمار بہن کو اسپتال نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ اگر خان کے باغ کے بند سیلاب نہ لے جاتا تو شاید یہ پرانا ٹریکٹر بھی نہ ملتا۔ وہ پریشانی میں سوچتا رہا۔ اسے چاند، خان اور سیٹلائٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنی بہن زرلشتہ کے بارے میں فکر مند تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، خان کے گھر کی خواتین اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہوں گی، معلوم نہیں کہ اس کی گردوں کا علاج کبھی ہوگا بھی کہ نہیں۔ وہ آخر کب تک کوئٹہ پہنچ پائیں گے؟ آخر کب تک؟ شاید کوئٹہ چاند سے بھی زیادہ فاصلے پر واقع ہے، اسی لیے تو وہ ان کی دسترس سے دور ہے، بہت دور، بہت دور، چاند سے بھی زیادہ دور۔